this is Shanni Dinani welcoming you to Magnate Brains, and as you all know that we were discussing the chapter A House is Not a Home written by Jan Godioso. So we have already seen the line by line explanation in the previous two videos, but now we will revise it again by going through the summary of the chapter so that आपका एक रिविजन तो हो ही जाएगा, साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मिलेंगे जो आप अपने आंसर्स में मेंशन कर सकते हो. क्लियर? तो इस पूरे चैप्टर में हम ये देख चुके हैं कि हाउस इज नॉट अ होम, जो टाइटल है वो यही बता रहा है कि कोई बिल्डिंग जो होती है वो घर नहीं होती, राइट? यानी मकान और घर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. हाउस एंड होम देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस, एंड दैट डिफरेंस इज हाउस इज जस्ट अ बिल्डिंग जहाँ पे सिर्फ नॉर्मली लोग रह रहे हैं, एंड होम क्या होता है? एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर सब बहुत ज़्यादा लविंगली, बहुत ज़्यादा क्लोज बॉन्ड शेयर करते हुए, देर इज लॉट ऑफ अफेक्शन फॉर ईच अदर, इस तरीके के लोग जहाँ रहते हैं उसे कहते हो होम. क्लियर? तो पहला तो ये पॉइंट है कि ये टाइटल इसलिए दिया गया है टू टेल कि जहाँ पर भी लोग प्यार से रहते हैं दैट इज व्हाट इज अ होम. अब वो ज़रूरी नहीं आपकी फैमिली ही हो, अगर आपके स्कूल में भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, आप उनके साथ भी बिल्कुल एक फैमिली की तरह रहते हो, तो वो भी क्या हो जाता है? एक होम हो जाता है. क्लियर? तो ये होता है क्या डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम. सेकेंड थिंग जो इस पूरी स्टोरी में हाईलाइट की गई है दैट इज द चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय अ टीनेजर जनरली. जैसे यहाँ नरेटर जो है वो अभी हाई स्कूल में एंटर कर रहे हैं, सो ही इज अ टीनेजर, 9th स्टैंडर्ड के होंगे आई गेस. तो वो किस तरीके से लाइफ में आ रहे चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाते. इन द बिगिनिंग एवरीथिंग वाज स्ट्रेंज फॉर हिम, एवरीथिंग वाज काइंड ऑफ ऑकवर्ड फॉर हिम. ही फेल्ट लाइक कि सब चीज़ें बहुत अजीब हो रही हैं उनकी लाइफ में, और तब उनको रियलाइज होता है कि जैसे लाइफ में कुछ भी नहीं बचा, एंड ही वांटेड टू डाई. बट स्लोली एंड स्टेडली जब ये सारी चीज़ें वापस ठीक होने लगती हैं, एवरीथिंग कम्स बैक इनटू हिज लाइफ, फिर उन्हें समझ आता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आई हैव एवरीथिंग, एंड देन ही गिव अप्स द थॉट ऑफ लूजिंग और गिविंग अप द लाइफ, एंड ही इज नाउ हैप्पी एज ऑलवेज. क्लियर? तो ये दो चीजें हैं जो हाईलाइट हुई हैं इस पूरे चैप्टर में. क्या क्या होता है कंप्लीटली इस चैप्टर में? लेट्स रिवाइज ऑल द इंसिडेंट्स, all the facts whichever is being told to us by the author in this chapter. So I hope title clear है, दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी क्लियर है. तो चलिए वापस से पूरी समरी देख लेते हैं इस चैप्टर की. दैट इज द कंप्लीट स्टोरी दैट इज बीइंग टोल्ड टू अस. क्लियर? सो अ हाउस इज नॉट अ होम इज रिटन बाय जैन गोडियोसो. तो जिनकी ऑथर है वो कौन है? जैन गोडियोसो. इन दिस स्टोरी द नरेटर शेयर्स एन एक्सपीरियंस, और यहाँ पे नरेटर ऑथर जो भी आपको बोलना बोल सकते हो, वो एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं. बट इन्होंने क्या किया है? इन्होंने एक मेल कैरेक्टर को लेते हुए ये पूरी स्टोरी शेयर की है. He mentioned the challenges that he faced during or being a teenager when he switched schools and grew up in a completely new environment. Overall क्या पता चल रहा है चैप्टर में? जो भी चैलेंजेस फेस किए किसने? नरेटर ने. जैसे स्कूल स्विच हुआ उनका, वो जूनियर स्कूल से, प्राइमरी सेक्शन से वो एक हाई स्कूल में जाते हैं, एक न्यू स्कूल बिल्डिंग है, न्यू लोग हैं, तो ये सब चीज़ों के बारे में वो शेयर करते हैं. नंबर 2, ग्रू अप इन अ कम्प्लीटली न्यू इन्वायरमेंट, और एक बिल्कुल नए से इन्वायरमेंट में उनकी ग्रोथ होती है. तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, उनके लिए कैसे चैलेंजिंग थी वो बताते हैं क्या नरेटर इस चैप्टर में. He understood the difference between a house and a home. और फिर वो एक जो थिन लाइन डिफरेंस है घर के, एक मकान और एक घर के बीच में, एक हाउस और होम के बीच में, वो समझ पाते हैं इस चैप्टर में. तो चैलेंजेस कैसे हुए, फेस कैसे किए, कितना डिफिकल्ट था उनके लिए बीइंग अ टीनेजर, वो एक पॉइंट ऑफ व्यू. दूसरी बात, जो एक थिन लाइन डिफरेंस है किसके बीच में? एक हाउस और होम के बीच में, वो दोनों चीजें जो है यहाँ पे बताई हैं नरेटर ने. द नरेटर एंटर्ड द हाई स्कूल. In his first year, he felt strange. अब स्टोरी बिगिन होती है. नंबर 1 चैलेंज क्या था? स्कूल का स्विच होना. क्लियर? तो वो जो है एंटर करते हैं किसमें? एक हाई स्कूल में, यानी अब एक नए स्कूल में जा रहे हैं वो, अपनी जो 9th स्टैंडर्ड की जो क्लासेस होती है वो वहाँ पर अटेंड करेंगे. इन हिज फर्स्ट ईयर ही फेल्ट स्ट्रेंज. ऑब्वियसली उनका फर्स्ट ईयर था एज अ फ्रेश मैन, एज अ पर्सन जिसका पहला दिन है या पहला साल है एक नए स्कूल में, नए लोगों के बीच में, इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील होता था, स्ट्रेंज फील होता था. इन द जूनियर स्कूल ही वॉज द हेड ऑफ द क्लास एंड हैड एंजॉयड द प्रिविलेजेस गिवन टू अ सीनियर. और जो उनका जूनियर स्कूल था, इसके पहले वाला जो प्रीवियस स्कूल था, वहाँ पर वो हेड थे क्लास के. तो एक हेड को कैसे बिल्कुल सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, रिस्पेक्ट मिलती है, जैसे कि एक सीनियर को मिलती है, वैसे ही इनको वो सारी रिस्पेक्ट, सारा एक जो पॉइंट ऑफ व्यू था लोगों का वो ऐसा था कि हाँ भाई ये हेड है. और ये सारी जो प्रिविलेजेस हैं वो सब वो यहाँ पर एंजॉय नहीं कर सकते भाई, बिकॉज ही इज अ फ्रेश मैन. अभी भी एंटर हुआ है स्कूल में तो हेड तो बनेंगे नहीं. ऐसा ही होता है ना. फॉर एग्जाम्पल जब भी अगर आप ये चीज़ देखो कि कई बार ऐसा होता है हमारे स्कूल में भी किसी का इन मिडवे जो मिड ऑफ द सेशन होता है तब किसी का एडमिशन होता है, तो दैट पर्सन टेक्स टाइम, राइट? क्योंकि हम भी नहीं जानते उस पर्सन को, वो भी नहीं जानता हमें, तो हम लोग थोड़ा टाइम लेते हैं उनके साथ बॉन्ड फॉर्म करने में, वो भी थोड़ा टाइम लेते हैं फ्रेंड्स बनाने के लिए.
तो सॉर्ट ऑफ ऑकवर्ड नेचुरली है कि होगा, ही एक्सपेक्टेड है। बट डिपेंड्स कि अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हो, जैसे यहाँ पर नरेटर के साथ बाकी के जो बच्चे हैं वो पहले ही अगर कोशिश करते फ्रेंड्स बनने की, या नरेटर खुद ही ट्राई करते सबसे बात करने की, फ्रेंड्स बनाने की, तो पहले से ही सिचुएशन नॉर्मल होती है उनकी लाइफ में। ये वाला एक इंसिडेंट उनके लिए शॉकिंग नहीं होता। बट क्यों होता है शॉकिंग? क्योंकि ना तो ये ट्राई करते हैं फ्रेंड्स बनाने की, उनके दिमाग में यही चल रहा है मेरा पुराना स्कूल, पुराने प्रिविलेजेस। अगर उन्हें ये भी तो सोचना चाहिए था कि नए स्कूल में भी वही सब चीज़ें अचीव कर सकते हैं अगर थोड़ा एफर्ट लगाएं। टाइम लगता है हर चीज़ में, एकदम से नहीं मिल जाती। बट वो चीज़ उनके दिमाग में नहीं गई, बिकॉज वो एक छोटे बच्चे भी हैं, टीनेजर भी हैं, तो इतनी जल्दी समझना इस चीज़ को डिफिकल्ट है। ऑल्सो नंबर 2, वहाँ पे जो बच्चे थे दूसरे, उन्होंने भी कोशिश नहीं की कि भाई आए खुद ही की खुद ही मिले कि ओके वेलकम टू आवर स्कूल एंड एवरीथिंग, थोड़ा जानने की कोशिश करें, नहीं। तो इसीलिए क्या था, बोथ वेज जो है कॉन्वर्सेशन बिगिन ही नहीं हुआ। दैट्स व्हाई इट वाज little bit strange or awkward for the narrator to kind of adapt in this new school. Then it was uncomfortable to be a fresher at the high school. तो उनके लिए थोड़ा सा uncomfortable था, normal नहीं था कि वो एक fresher की तरह begin कर रहे हैं इस high school में. Clear? All right. The school was twice as big as the old one, and to make the matters worse, his friends were sent to other schools. और इनका जो स्कूल है वो 2 गुना बड़ा था पुराने स्कूल से। जो पुराने स्कूल की बिल्डिंग थी उससे ट्वाइस बड़ी थी इस स्कूल की बिल्डिंग। और दूसरी चीज़ें जो बोला गया है कि जो मैटर और वर्स कर दी गए और ख़राब हो गई सिचुएशन, वो क्या थी कि इनके जो स्कूल फ्रेंड्स थे पुराने, उन्हें डिफरेंट हाई स्कूल्स में भेज दिया गया। उस सेम स्कूल में उनका एडमिशन नहीं हुआ था। सो ही फेल्ट लोनली। तो कोई था ही नहीं जिसे वो जानते हैं, कोई बॉन्ड हो, इसलिए उनको बहुत अकेला फील होता था, लोनली फील होता था। द नरेटर मिस्ड हिज ओल्ड स्कूल टीचर्स एंड वुड गो बैक टू मीट देम। और ये जो नरेटर हैं वो अपने ओल्ड स्कूल टीचर्स को बहुत मिस करते थे, जो पुराने स्कूल की टीचर्स थी, तो इसीलिए हमेशा विजिट करते थे उनसे मिलने के लिए। द टीचर्स वुड एनकरेज हिम टू मीट न्यू पीपल इन द न्यू स्कूल एंड टू गेट इन्वॉल्व इन न्यू एक्टिविटीज। और उनकी जो टीचर्स हैं पुराने स्कूल की, वो हमेशा इनको एनकरेज करती, मोटिवेट करती थी, बीइंग अ टीचर दे न्यू कि ये होता है बच्चों के साथ, तो किस तरीके से उन्हें मोटिवेट करना है, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट था। तो वो इस तरीके से उन्हें एनकरेज करती थी कि ट्राई टू मिंगल अप, ट्राई टू मीट न्यू पीपल इन योर न्यू स्कूल। तभी तो क्या होगा, वो इन्वॉल्व होंगे जितना ज़्यादा न्यू एक्टिविटीज़ में, नए लोगों से मिलेंगे तो उनके फ्रेंड्स बनेंगे, तो नॉर्मल हो जाएगा उनके लिए ये नया स्कूल भी। दे सेड दैट आफ्टर सम टाइम ही वुड एडजस्ट टू द न्यू सराउंडिंग्स एंड वुड लव द न्यू स्कूल मोर देन द प्रीवियस वन। और फिर उनको जो है उनके टीचर्स समझाते थे कि देखना कुछ टाइम बाद क्या होगा, तुम इस नए स्कूल में इतना ज़्यादा एडजस्ट कर लोगे, इतना ज़्यादा अडेप्ट कर लोगे कि तुम न्यू स्कूल को इस स्कूल से, दैट इज जो ओल्ड स्कूल है, उससे भी ज्यादा पसंद करने लगोगे। यू वुड लाइक दैट स्कूल मोर, द न्यू स्कूल मोर। बट दे आस्क्ड हिम टू प्रॉमिस दैट ही वुड स्टिल कम टू मीट देम। बट टीचर्स क्या बोलते हैं, फिर भी प्रॉमिस करो जिस दिन तुम वो वाले स्कूल को, नए स्कूल को इतना ज्यादा पसंद करने लगोगे, तुम्हें वो स्कूल ज्यादा अच्छा लगेगा तब तुम हमसे मिलना बंद मत करना। यू हैव टू प्रॉमिस दैट स्टिल यू विल कम एंड विजिट अस एंड मीट अस। क्लियर? तो इस तरीके से वो साइकोलॉजिकली इस बच्चे के दिमाग में चीजें डालना चाह रही थी कि तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी, ट्राई टू इन्वॉल्व योरसेल्फ इन न्यू एक्टिविटीज एंड ट्राई टू मीट न्यू पीपल, देन ओनली एवरीथिंग विल बी नॉर्मलाइज्ड। क्लियर? ऑल राइट। ऑन वन संडे आफ्टरनून, अब पहला शॉकिंग चीज जो पहला चैलेंज था वो क्या था, स्कूल का स्विच होना। ठीक है, अब नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। ऑन वन संडे आफ्टरनून द नरेटर वाज सिटिंग एट द डाइनिंग टेबल डूइंग हिज होमवर्क। अब क्या होता है, संडे की बात है, आफ्टरनून है, दोपहर का टाइम है, ठंड का मौसम है, और नरेटर क्या कर रहे हैं, डाइनिंग रूम में डाइनिंग टेबल है, उस पर बैठकर अपना होमवर्क कर रहे हैं। एंड द डे वॉज कोल्ड एंड विंडी एंड फायर वॉज अप एट द फायर प्लेस। तो जो फायर प्लेस होती है वहां पर जो फायर है या फायर वुड या कोल के थ्रू फायर जल रही थी ताकि घर में वार्मथ रहे, बिकॉज इट वॉज टू कोल्ड एंड विंडी। हिज पेट कैट वॉज लाइंग ऑन टॉप ऑफ द शीट्स ऑफ पेपर। अब नेक्स्ट क्या है उनके पास, एक कैट है, एक रेड टैबी कैट है जो कि उनके टेबल पे, उनके पेपर्स पे बैठी हुई है। इट वॉज मेकिंग अ प्यूरिंग साउंड एंड वॉज हिटिंग ऑन हिज पेन जस्ट फॉर अम्यूजमेंट। और वो कर क्या रही थी, वो जो है एक साउंड प्रोड्यूस कर रही थी हैप्पीनेस का, सेटिस्फैक्शन का, कंटेंटमेंट का, और उन जो पेन से होमवर्क कर रहे थे ना नरेटर, उस पेन पे बार बार हिट कर रही थी क्योंकि उसको मजा आ रहा था। दिस वॉज समथिंग जो कि खेल था उस कैट के लिए। शी वॉज बीइंग अम्यूज्ड बाय इट, शी वॉज वेरी हैप्पी डूइंग दैट। हिज मदर टेंडेड द फायर टू कीप द हाउस वार्म। उनकी जो मॉम है शी वॉज स्टोकिंग और टेंडिंग द फायर, फायर वुड कोल सबको सही से रख रही थी ताकि वो फायर जो है नॉर्मली बर्न करे तो वार्मथ मेंटेन रहे घर में। There was smoke filling the room from the ceiling and suddenly what happened, एकदम से ये कुछ strange smell करते हैं नरेटर और एकदम से देखते हैं कि जो सीलिंग है वहां से स्मोक, धुआं जो है वो पूरे रूम में फिल हो रहा है।
Within a few seconds it filled the room and they could hardly see. And within few seconds, कुछ ही seconds में क्या हुआ, smoke इतना ज़्यादा बढ़ गया room में कि पूरा room completely it was filled with the smoke and hardly narrator and his mother could see anything in the room. They made their way to the front door and escaped into the garden. और finally ये कोशिश करते हैं बिल्कुल blindly way ढूंढने की, because कुछ दिख नहीं रहा उनको smoke में, और फिर ये front door तक पहुंच जाते हैं और फिर लॉन में आ जाते हैं बाहर के गार्डन में, यानी फाइनली आउट ऑफ द बिल्डिंग दे आर देयर. क्लियर? ऑलराइट. He ran to the neighbors to call the fire department while his mother ran inside the house. अब होता क्या है, जैसे ही बाहर आते हैं तो नरेटर जो है यहाँ पे स्मार्ट है, प्रूफ होता है, वो जाते हैं और नेबर्स को बोलते हैं कि जल्दी से आप फायर डिपार्टमेंट को कॉल कीजिए, फायर ब्रिगेड को बुलाइए, सो दैट वो कंट्रोल कर पाए फायर को. बट उस वक्त क्या हो रहा है, उनकी मॉम जो है वो वापस बिल्डिंग में चली जाती है. ऐसा क्यों होता है? हिज मदर केम आउट ऑफ द हाउस होल्डिंग अ स्मॉल बॉक्स फुल ऑफ पेपर्स, बिकॉज वो एक मेटल बॉक्स लेने गई थी घर के अंदर जिसमें सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, तो वो सब कुछ लेकर आती हैं और उस बॉक्स को क्या करती हैं, शी थ्रू इट ऑन द लॉन एंड रैन बैक, फटाफट से रखकर वापस चली जाती हैं. यानी वो ले आई एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स बट फिर से वो वापस जाती हैं. व्हाट वाज द रीजन फॉर सेकंड टाइम? हर फादर हैड डाइड व्हेन द नरेटर वाज स्मॉल. हर फादर नहीं, सॉरी, हिज फादर. क्लियर? तो नरेटर के जो फादर हैं वो ही वॉज नो मोर और ही लॉस्ट हिज लाइफ जब नरेटर जो है बहुत छोटे थे. She had to save his pictures and letters which were the only memories of his that they had. और इनकी जो मॉम है, she had to save the pictures and the letters of her husband, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे इनके लिए लाइफ में, क्योंकि वही चीज़ें थी जिससे वो अपने हस्बैंड को याद कर सकती थी, या मेमोरीज थी सॉर्ट ऑफ. तो वो सारी चीज़ें जो है वो उनके लिए इंपॉर्टेंट थी और वही कलेक्ट करने के लिए वो बिल्डिंग में वापस से अंदर गई थी. He tried to run after her but was stopped by a firefighter. So being worried or nervous for his mother, narrator try करते हैं कि वो अंदर जाए. उनको पता था कि उनकी मॉम अंदर क्यों गई है, बट वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और वो भागते हैं अपनी मॉम को बताने के लिए कि शुड नॉट गो इनसाइड, और वो चिल्लाने के लिए जैसे ही अंदर जाने वाले होते हैं, क्या होता है, एक फायर फाइटर, एक फायरमैन जो है वो आकर उनको होल्ड कर लेता है, पीछे से उन्हें पकड़ लेता है. He told him that other firefighters would bring her back. और वो समझाने की कोशिश करते हैं नरेटर को कि टेंशन मत लो, बाकी के जो फायर फाइटर्स हैं, फायरमैन हैं, they would go inside the building और वो तुम्हारी मॉम को वापस अच्छे से ले आएंगे. क्योंकि नरेटर का भी यही कहना था कि अगर वो मुझे जो है छोड़ देते ना, अगर मैं इतना बोल रहा था कि यू जस्ट लीव मी, आई वांट टू गो इनसाइड द बिल्डिंग टू सेव माय मॉम, अगर वो फायर फाइटर थोड़ा सा भी लूज होल्ड जो है उन्होंने पकड़ के रखा, थोड़ा भी वो ढीला छोड़ते ना, तो क्या होता, नरेटर सच में अंदर चले जाते. एंड दैट वाज नॉट लॉजिकल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो नरेटर बोलते हैं वो सही थे अपनी जगह पे कि उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं तो एक बच्चा था, तो मैं उस वक्त इलॉजिकल बात कर रहा था, बट ही वॉज राइट टू स्टॉप मी देयर एंड देयर इटसेल्फ. क्लियर? The firefighter wrapped a blanket around the narrator and made him sit in their car. A fireman came out of the house with his mother behind him. He took her to the fire truck. Finally क्या होता है, ये जो नरेटर हैं उनको एक फायर फाइटर ब्लैंकेट में रैप करते हैं और उनको एक कार में बिठा देते हैं, जो उनकी कार है वहां पर उनको बिठा देते हैं. और सडनली नरेटर देखते हैं कि एक फायर फाइटर बाहर आ रहे हैं बिल्डिंग के और उनके पीछे उनकी मॉम है, और मॉम को वो जल्दी से लेकर आते हैं और कहाँ लेके जाते हैं, ट्रक में. क्यों ट्रक में लेके गए फटाफट, ऐसा क्या सीरियस हो गया है, एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर माउथ, और फटाफट उनको ऑक्सीजन मास्क लगा दिया. किसको? नरेटर की मॉम को. क्यों? ऑल दोस टाइम्स ही एवर आर्ग्यूड विथ हर एंड हेटेड हर वैनिश्ड एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर. तो ऐसा लग रहा था नरेटर को मे बी वो अपनी मॉम को लूज करने वाले हैं, हिज मदर इज गोइंग टू लीव हिम एंड गो. बट उस वक्त जब उनके दिमाग में ये चीज आई कि उनकी मॉम जाने वाली है उनको छोड़कर, तब उनकी लाइफ में जितने भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे, व्हेन ही इवन आर्ग्यूड विथ हिज मॉम, या फिर उन्होंने कभी भी अपनी मॉम को हेट किया हो बिकॉज ऑफ सर्टेन सर्कमस्टांसेस. टीनेजर्स क्यों हेट करते हैं अपने पेरेंट्स को? बिकॉज जब उनकी जो विशेज होती है फुलफिल नहीं होती है, उनको परमिशन नहीं मिलती किसी चीज़ की, तो उनको लगता है कि पेरेंट्स आर वेरी रॉन्ग और वो हेट करने लगते हैं, विच इज टोटली रॉन्ग, राइट? तो ये सब चीज़ें उनके दिमाग में आती हैं और ये सब इंसिडेंट्स बोलते हैं वो वैनिश होगा, उसी वक्त खत्म होगा जब उनके दिमाग में ये चीज़ आई कि उनकी मॉम जो है उनको एनी टाइम छोड़कर जा सकती है. बट हुआ क्या था, इट वॉज नथिंग सीरियस. उनकी मॉम ने थोड़ा बहुत स्मोक इनहेल कर लिया था, इस वजह से उनको ऑक्सीजन मास्क दिया गया ताकि वो नॉर्मल हो जाए. It took 5 hours to control the fire. The house was totally burned down. अब पूरे 5 घंटे लगे घर के, जो ये पूरी बिल्डिंग में आग लगी हुई थी उसको कंट्रोल करने में, जो फायर थी उसको कंट्रोल करने में पूरे 5 hours लग गए. And the house was totally burned out. और घर जो है वो completely burned out हो गया था. थोड़े बहुत remains remnants बचे थे, but otherwise the complete house building was destroyed. Then the narrator realized that his pet cat was missing. और फिर narrator को ये realization हुआ कि एकदम से कि उनको अपनी कैट के बारे में याद आता है. तो दूसरा लॉस क्या था इनका, बिल्डिंग का, घर जो है इनका बर्न हो गया. नंबर 3 जो चीज है, जो थर्ड चैलेंज था वो क्या था, इनकी जो लविंग कैट थी वो
मिसिंग थी। He could not find it. He thought that he was suffering many losses. And finally वो अपनी कैट को नहीं ढूंढ पाते हैं and that point of time वो ब्रेक डाउन हो जाता है उनका। क्यों? क्योंकि वो यही चीज़ें सोचने लगते हैं कि मैं कितना ज़्यादा ये जो लॉसेस है मेरी लाइफ के वो मैं कितने ज़्यादा फेस कर रहा हूँ। whether it is the switching of the schools, so whether it is the loss of my house, whether it is the loss of my cat, इतनी सारी चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही हैं। तो वो सॉर्ट ऑफ जो है उनमें एक ब्रेक डाउन हो गया था उनका। ही वॉज इमोशनली ब्रोकन एंड ही वॉज क्राइंग अ लॉट। दे वर नॉट अलाउड टू गो इन टू द बिल्डिंग एज इट कुड बी डेंजरस। ही वॉन्टेड टू नो अबाउट हिज कैट बट ही हैड टू लीव। तो वो कितनी भी कोशिश करके ये जानना चाहते थे कि उनकी कैट का क्या हुआ, क्या वो अंदर बिल्डिंग में है, कि कैट इज नो मोर। तो वो सब जानना चाहते थे कि कैट है कहाँ पर, और तभी वो वहां से जाते। तो नरेटर बोल रहे थे मैं जाता ही नहीं वहां से, मैंने ठान लिया था कि मैं अपनी कैट के बारे में जानूंगा, देन ओनली आई विल मूव टू सम अदर प्लेस। बट होता क्या है, उनको अंदर जाना अलाउड ही नहीं होता, बिकॉज इट वॉज डेंजरस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि कोई भी अंदर एंटर करे, और इसीलिए उनको एंट्री नहीं मिलती। सो ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड आउट कि उनकी कैट जो है वो कहाँ पर है। They spent the night at Zan's grandparents' house and he went to school the next day. It was a Monday. अब इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो दादा दादी हैं, उनके घर पे उन्होंने अपना ये जो पूरा नाइट था संडे का वो वहाँ स्पेंड किया। एंड बिकॉज उनके पास कोई रहने की जगह नहीं थी, उनकी बिल्डिंग जो है इट वॉज कम्प्लीटली बर्न, तो वो जो है कहाँ चले जाते हैं, अपनी ग्रैंड पेरेंट्स के पास चले जाते हैं नरेटर। और फाइनली फिर जो नेक्स्ट डे है, ऑब्वियसली इट इज मंडे, तो ये जो है स्कूल जाते हैं अपने, जो कि नया स्कूल है, हाई स्कूल है, वहाँ पर ये जाते हैं। He went to school wearing the same clothes he wore the previous day and borrowed shoes and felt embarrassed. तो फाइनली इनके पास जो कपड़े जो इन्होंने पहने हुए थे, जो ये चर्च पहन के गए थे संडे मॉर्निंग को, वही क्लोथ्स इनको पहने हुए थे, तो वो स्कूल पहन के जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली बाकी सारे क्लोथ्स वर बर्न्ड इन द हाउस। नंबर 2, इनके शूज जो है इन्होंने होमवर्क करते वक्त किक करके फेंक दिए थे इधर, तो वो शूज भी नहीं थे उनके पास, तो वो अपनी आंट से टेनिस शूज बोरो करते हैं और वो पहन के स्कूल जाते हैं। तो सॉर्ट ऑफ एक अलग ही तरीके का इनका अपीयरेंस है, अलग ड्रेस वियर्ड सी पहनी हुई, शूज वियर्ड से पहने हुए, तो उनको बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था, बहुत ज्यादा उनको शर्म आ रही थी। ही वॉज अपसेट एंड फेल्ट इनसिक्योर फॉर हिज इल कंडीशन एंड ही वॉज अपसेट, ही वॉज सैड, ही फेल्ट कि अगर ऐसा ही लाइफ में चलने वाला है, क्या मेरी डेस्टिनी में यही लिखा है कि मैं हमेशा से एक आउटकास्ट रहूंगा सोसाइटी से बिल्कुल हटके, और मैं जो है गीक रहूंगा, यानी फैशनेबल नहीं, एक अलग ही मेरा अपीयरेंस है, तो क्या अगर यही चीजें जो है मेरी किस्मत में रहने वाली है। फॉर अ मोमेंट ही फेल्ट अ ह्यूज लॉस एंड मिस्ड हिज ओल्ड स्कूल, टीचर्स, फ्रेंड्स, ओल्ड हाउस एंड हिज पेट कैट। और फिर उनके दिमाग में ये सब चीजें आने लगती हैं जो भी उनके लॉस हुए हैं लाइफ में, वेदर इट वॉज द ओल्ड स्कूल, उनके पुराने फ्रेंड्स, उनके पुराने टीचर्स, देन उनका जो ये घर था, एंड फाइनली उनकी जो लविंग कैट थी, सारी चीजों का लॉस हुआ था उनकी लाइफ में। तो ये सब सोच सोच कर उनको लग रहा था कि कोई वर्थ ही नहीं है इस लाइफ का। द क्लोथ्स ही was wearing looked weird. He had no books or homework and his backpack was gone. He had his life in that backpack. He was so upset that he wished to die. और इनके पास कुछ भी नहीं था, ना ही इनके पास नॉर्मल प्रॉपर क्लोथ्स थे स्कूल पहन के जाने के लिए, ना ही इनके पास स्कूल के इक्विपमेंट्स थे, बुक्स हो, नोटबुक्स हो, होमवर्क कुछ भी नहीं था, ना ही इनके पास इनका बैकपैक था जिसमें इनकी पूरी लाइफ थी, यानी सारी चीजें थी उस बैकपैक में, और वो कुछ भी उनके पास नहीं बचा था। तो एवरीथिंग ही लॉस्ट एवरीथिंग इन जस्ट फ्यू वीक्स। तो इसीलिए ये जो एक लॉस था ना, वो उनके लिए बेयर करना ही चैलेंजिंग था, और इसीलिए वो क्या सोचने लगते हैं कि ही विश्ड टू डाई, ही फेल्ट दैट माई लाइफ शुड एंड अप, आई जस्ट विश दैट आई शुड कर्ल अप एंड डाई, दैट्स इट। He walked around the school like a zombie. On his way back, he walked through his burned house and was shocked to see the remnants. अब क्या होता है, अब ये स्कूल में भी ऐसे बिल्कुल लाइफलेस पर्सन की तरह वॉक करते हैं, बिकॉज इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही फ्रेंड्स हैं, ना कुछ ऐसा एक्साइटिंग सा है, इतना कुछ उन्होंने कुछ दिनों में देख लिया है, तो वो जो है एक ज़ॉम्बी की तरह, एक लाइफलेस पर्सन की तरह वॉक कर रहे हैं अपने स्कूल में। आफ्टर स्कूल एंड्स, जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है, क्या करते हैं, अपने पुराने घर को देखने जाते हैं, दैट वाज बर्न, और जैसे ही अपने घर को देखते हैं, ही वाज शॉक्ड टू सी द डैमेज दैट बीन कॉज्ड बाय द फायर एंड द वाटर दैट हैड एक्सटिंग्विश्ड इट। तो वो क्या देखते हैं, पूरा कंप्लीटली घर जो है वो डैमेज हो गया है, बर्न हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है। कुछ जो बच गया था, जो फायर से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, तो वो वाटर और केमिकल्स जो फायर फाइटर्स ने यूज किए थे टू एक्सटिंग्विश द फायर, उसकी वजह से डैमेज हो गया था। तो कंप्लीटली उनकी जो घर की बिल्डिंग है, दैट वाज done, it was like damaged and it was destroyed. He could not grieve the loss of his cat because they had to rebuild their life. और वो बोलते हैं बस टाइम ही नहीं था, मैं अपनी कैट को याद कर रहा था। वो इंसिडेंट्स याद करते हैं कि जब अर्ली मॉर्निंग में वो सो रहे होते थे, उनकी कैट उन्हीं के साथ सोती थी बेड पे, तो वो उसको डिस्टर्ब करते थे, उठ जाते थे बेड से, तो कैट क्रॉल करती थी उनके रोब के पॉकेट में जाकर सो जाएगी। तो इस तरीके के इंसिडेंट्स जो उनको याद आ रहे थे, अपनी मेमोरीज याद आ रही थी कैट से रिलेटेड, बट उनके पास इतना टाइम ही नहीं रहा कि वो वहाँ पे इस लॉस के बारे में थोड़ा भी सैड फील कर पाए, क्योंकि उनकी मॉम फटाफट उनको बिल्डिंग से बाहर ले आती है एज दे वर अबाउट टू बिल्ड और रीबिल्ड दिस हाउस।
ही हैड टू बाय न्यू क्लोथ्स फॉर स्कूल। अब क्या करना था, इनकी मॉम इनको जल्दी बाहर क्यों ले आती है, क्योंकि अब इनको एक रेंट पे अपार्टमेंट भी देखना था, एक न्यू प्लेस देखनी थी जहाँ ये रह सकते थे। नंबर 2, इनको इनके लिए क्लोथ्स भी खरीदने थे जो ये स्कूल में पहन के जाते। दे हैड टू बोरो मनी फ्रॉम हिज ग्रैंड पेरेंट्स एज दे डिड नॉट हैव देयर क्रेडिट कार्ड्स, कैश और एनी आइडेंटिटी प्रूफ्स टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक। और फाइनली इनको अपनी नॉर्मल चीज़ों के लिए जो बेसिक नेसेसिटीज खरीदनी थी, रेंट पे अपार्टमेंट लेना था, उन सब के लिए जो भी पैसे थे वो उनके पास थे ही नहीं। ना कैश था, ना क्रेडिट कार्ड से, सब कुछ बर्न हो चुका था इन द हाउस। ऑल्सो कोई आइडेंटिटी प्रूफ भी नहीं ला पाए थे ये बाहर, जिससे ये प्रूफ कर पाते बैंक में कि इनका अकाउंट है और ये विड्रॉ कर ले मनी। क्लियर? तो इसीलिए वो पैसे जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स से बोरो करते हैं। दे वर लिविंग इन अ रेंटेड अपार्टमेंट नियर बाय, बट द नरेटर वुड विजिट हिज ओल्ड हाउस एंड सी द वर्कर्स। अब क्या होता था, इनका जो घर जहाँ पे रहने लगे थे, जो रेंटेड अपार्टमेंट था, वो इनके घर के बिल्कुल थोड़ा ही पास में था, इट वॉज नियर बाय। तो क्या करते थे ना, नरेटर अक्सर जाके देखते थे उस ओल्ड बिल्डिंग को, अपने घर को, और वर्कर्स जो है वो पूरा डेब्रिस क्लियर कर रहे हैं, जो भी डैमेज हुआ है, जो भी चीज़ें वहाँ कचरा वगैरह हो गया था, एशेज हो गए थे, वो सारी चीज़ें जो है वो फेंक रहे थे, यानी क्लीन कर रहे थे उस एरिया को, तभी तो वो रीबिल्ड कर पाएंगे उस बिल्डिंग को। He thought that bad news spread faster as everyone in the school knew about his sad story. Next incident में ये बताते हैं कि जो बैड न्यूज़ होती है ना वो बहुत जल्दी स्प्रेड होती है, यानी कुछ भी गलत होता है तो लोगों को जल्दी पता चल जाता है कि कुछ ऐसा गड़बड़ है। और यही चीज़ नरेटर की लाइफ में भी हुई। उनकी ये जो सिचुएशन थी कि उन्होंने इतना कुछ लॉस कर दिया, स्पेसिफिकली उनके घर जो है इट वॉज बर्न, ये न्यूज़ जो है उनके स्कूल में हर किसी को पता चल जाती है, जो हाई स्कूल है, द स्टूडेंट्स, एवरीबडी वर्किंग देयर, द टीचर्स, हर किसी को पता चल जाता है कि क्या सिचुएशन से गुजर रहे थे नरेटर। They helped him by providing notebooks, clothes, school supplies, etc. The narrator's heart was touched after seeing the concern of the people of his new school and was overcome by emotion. Finally क्या होता है, एक दिन ये जो है लॉकर के साइड में खड़े होकर अपने जिम क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहे थे अपने आप को। वहीं पे स्टूडेंट्स जो है बार बार आ रहे हैं और उनको बोल रहे थे जल्दी करो, गेट रेडी फास्ट। उनको सॉर्ट ऑफ ऐसा लग रहा था कि पुश करके उनको लेके ही जाएंगे जिम क्लास में, और ये सब चीज़ें उनके लिए स्ट्रेंज थी, बट धीरे से उनको पता चल जाता है फाइनली कि इसका रीज़न क्या है। रीज़न क्या था, जैसे ही एंटर करते हैं क्लास में, एक टेबल रखा था, उस टेबल पे सारी बेसिक नेसेसिटीज़ रखी थी, किसके लिए, नरेटर के लिए। सारे स्टूडेंट्स ने कॉन्ट्रीब्यूट किया, कलेक्शन किया पैसों का, और इनके लिए जो भी चीज़ें इनको रिक्वायर्ड थी वो सब खरीद कर ला कर रखी। जैसे कि उनके लिए उन्होंने नोटबुक, स्कूल के सप्लाईज, देन क्लोथ्स, स्कूल सप्लाई, एवरीथिंग जो भी उनको ज़रूरत थी चीज़ों की, वो सब उन्होंने टेबल पर ला कर रखी थी, ताकि नरेटर की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर पाए। ऑल्सो ये जो नरेटर सब ये चीजें देखते हैं, जो कंसर्न था, जेन्युइन कंसर्न था बच्चों का या स्टूडेंट्स का, वो देखकर ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। People who never spoke to him approached him and offered to help him. और क्यों इमोशनल हुए थे कि जो लोग उनसे बात ही नहीं कर रहे थे, कभी उन्होंने बात नहीं की थी, वो सब लोग जो है क्या कर रहे थे, उनको हेल्प ऑफर कर रहे थे। एवरीबडी वाज कमिंग, इंट्रोड्यूसिंग देमसेल्व्स, उनको इन्विटेशंस दे रहे थे। तो ये सब चीजें देखकर वो बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो गए थे। कौन? नरेटर। Meanwhile, he also made new friends and was happy and relieved that he was no more alone in his new school. तो पहली प्रॉब्लम, पहला चैलेंज सॉल्व्ड। अब ये अपने न्यू स्कूल में न्यू फ्रेंड्स बना चुके थे। He was no more feeling lonely or isolated in his new school. तो ये पहला चैलेंज था जो completely फेस कर पाए वो, and everything was normal regarding this first challenge. Clear? Then after a month he visited his house as it was being rebuilt. Second challenge which was overcome or done, it was क्या था कि ये हाउस बिल्डिंग है वो रीबिल्ड हो रही थी आफ्टर अ मंथ और सो। तो एक महीने बाद ही वहां पर बैठकर देख रहे थे अपने पूरे घर को वापस तैयार होते हुए। तो इनका जो दूसरा चैलेंज था, जो सॉरो था, वो भी क्या हो गया, वो भी उसके साथ वो डील कर चुके हैं। इट इज ऑल्सो समथिंग दैट विल नाउ चेंज इनटू समथिंग विच इज हैप्पी। He had two friends with him. It took a fire for him to stop focusing on his feelings of insecurity and open up to all the wonderful people around him. और इस बार कुछ डिफरेंट था जब वो इस घर को देख रहे थे। पहले अकेले देखते थे, अब इनके पास फ्रेंड्स थे, और ये अपने कोई दो फ्रेंड्स के साथ वहां बैठ के अपनी बिल्डिंग को वापस बनते हुए देख रहे थे। और वो बोलते हैं कि इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी उनके लिए अपनी इनसिक्योरिटीज़ को ओवरकम करने के लिए कि सब कुछ एंड हो रहा है। और फाइनली नए लोगों से मिलना, उनके साथ बातचीत करना, फ्रेंड्स बनाना, ये सब चीज़ें वो सीख चुके थे। क्लियर? ऑल राइट। They sat on the pavement and were planning his new bedroom. अब क्या होता है, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के पेवमेंट पे जो अपना नया बेडरूम बनने वाला है उनका, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। Suddenly a woman approached him and brought a cat along
with her. Finally एक woman आती है, पीछे से उनको पूछती है does it belong to you, और होता क्या है, उनके हाथ में नरेटर की कैट होती है. The narrator was overjoyed seeing his pet and was filled with gratitude for the lady for taking the trouble to find the rightful owner of the cat. और नरेटर बहुत ज़्यादा खुश भी थे और बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल भी थे इस वुमन के लिए कि being a stranger she made efforts to find the right owner of the cat, कि जिसको भी कैट बिलोंग करती है उनको ढूंढने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की, ऐसा नहीं था गिव अप कर दिया. बिकॉज जो कैट है उसके कॉलर में फ़ोन नंबर भी था, तो उस पर भी वो ट्राई करी थी, बट बिकॉज सारे फ़ोन जो भी फ़ोन लाइन्स थी वो डैमेज हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो वो कनेक्ट नहीं कर पा रही थी इस नंबर पे. बट फिर भी उन्होंने गिव अप नहीं किया, पूरी कोशिश की ढूंढने की उस ओनर को जो कि इस कैट के को बिलोंग करता है. He held the woman's arms and cried in happiness. His friends also hugged him and his cat and jumped around merrily. And he was very happy. Everybody was hugging the cat, the narrator, everybody was jumping around. सब बहुत ज़्यादा खुश थे. All the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to diminish. He felt gratitude for his life, his new friends, the kindness of a stranger, and the loud purr of his beloved cat. His cat was back and so was he. Finally क्या होता है, वो ये जो चीज़ें थी ना, जो भी लॉस की फीलिंग्स थी, जो भी सैडनेस थी, वो सब खत्म हो चुकी थी. बिकॉज अब वो ग्रेटफुल थे अपनी लाइफ के लिए. थोड़े टाइम पहले वो अपनी लाइफ को लूज करना चाहते थे. ही वॉन्टेड टू डाई. ही वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी विद द लाइफ, बट नाउ ही वॉज थैंकफुल फॉर द लाइफ. ही वॉज थैंकफुल फॉर हिज न्यू फ्रेंड्स, हिज कैट, दिस काइंडनेस ऑफ अ स्ट्रेंज वुमन. एंड देन ही फेल्ट कि जैसे ही उनकी कैट वापस आ गई, दैट वॉज द थर्ड चैलेंज, वो भी वापस आ चुके थे, यानी वो भी वापस अब नॉर्मल लाइफ जी सकते थे. क्लियर? ऑल राइट. So this is how we come to an end of the topic, that is the summary of the chapter A House is Not a Home. So I hope ये पूरा chapter जो है already हमें clear था in the previous 2 videos, but again you were able to revise it through this summary. So everything is clear to you guys, all the challenges जिसकी बात की गई है, किस तरीके से deal करते हैं वो, what you get to learn from this chapter, everything we have already discussed. So now in the next video we are going to solve all the NCERT questions that have been asked based on this chapter. So till then take care of yourself, और इस topic की notes की link आपको description box में मिल जाएगी. Thank you so much for watching. Bye.